हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो नया चैप्टर है जो संधारित्र है और इसका धारिता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल समझते हैं। आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। और संधारित्र है तथा धारिता, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हम हिंदी के टीचर नहीं हैं, इसमें थोड़ी मात्रा की गलती हो सकती है, परेशान नहीं होना। तो ध्यान में रहेगा कि संधारित्र क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, अधारिता क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। संधारित्र ऐसा चीज़ जो आवेश को ग्रहण करता है, ठीक है ना। बस आप हबड़ाओ नहीं, आराम से समझो। संधारित्र एक ऐसा चीज़ हो, ऐसा चालक हो और जो आवेशों को ग्रहण करता है। हमारे द्वारा बनाया गया संधारित्र कहलाता है। हम किसी चीज़ को भी आवेशित कर सकते हैं, मगर हम जब आवेशित करेंगे तो इसका नाम देंगे संधारित्र है। लेकिन अगर आवेशित करने की क्षमता जितनी रहेगी हर वस्तु की, वो धारिता कहलाती है। तो धारिता क्या कहलाती है कि किसी चालक द्वारा आवेश होने की क्षमता, यानी आवेश होने की क्षमता क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। तो अब हम लोग इसके पॉइंट की तरफ धीरे धीरे बढ़े। तो अगर बात किया जाए, जैसे कि हमने अब यहाँ पर धारिता के बारे में पहले समझ लेते हैं कि कितना है क्या है, चलो समझते हैं। मान लीजिए कोई सबसे पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल लेकर समझ लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर आवेश को इसको आवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम यहाँ पर आवेश करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की या तो वृद्धि होगी या तो इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पर कमी होगी। तो मैं इसके बारे में बहुत बारीकी से मैं आपको समझाया है। आवेश करने का मतलब इतना ही होता है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए या इसको हम इलेक्ट्रॉन को घटा दिए। इलेक्ट्रॉनों की कमी और या तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कर देते हैं तो वो आवेश यानी वो चार्ज हो जाता है। तो उस चार्ज में जैसे हम इसको चार्ज करेंगे तो उसके अंदर जो विभव है, विभव मतलब जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की दबाव, जो विभव है वो क्या होने लगेंगे, वो आपस में वो भी घटने बढ़ने लगेगा। अगर मान लीजिए एक कमरे में ढेर सारे लोगों को मैं भर दूं तो इसमें थोड़ी सी गर्माहट हो जाएगी और दूसरे के मतलब ये धक्की धक्का होने लगेगा। और वही काम यहाँ पर भी है। जब हम एक वस्तु को हम आवेशित को बढ़ाने लगेंगे तो वहाँ पर अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का वो धक्की धक्का होने लगेगा। यानी आवेश जितने बढ़ाएंगे उतना वहाँ पर धक्की धक्का होने लगेगा, अर्थात विभव वहाँ पर बढ़ने लगेगा। वही काम यहाँ पर भी है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मान लीजिए कोई चालक है, तो अगर हम यहाँ पर आवेश को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर विभव का मान बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कहीं ना कहीं मैंने आपसे अभी भी कहा है कि धारिता क्या होता है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो हमारा खेल यहीं पर है। तो इसकी धारिता क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे Q इज इक्वल टू में कैपिटल C और इंटू में V। तो यहाँ पर जो है वो एक नियतांक है। क्या है ये, नियतांक है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के बारे में हम लोग अब अध्ययन करते हैं। तो देखो मेरा एक चैप्टर है करंट धारा का, सेम वैसे ही उसमें भी है। अगर हम किसी भी चालक में, मान लीजिए कोई चालक है, तो यहाँ पर हम विभव का मान बढ़ा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर विभव का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पर धारा का मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। यहाँ पर धारा जो आई है बढ़ने लगेगा। तो विभव बढ़ाएंगे धारा का मान बढ़ने लगेगा। अरे हाँ है ना। तो ये इसी का संबंध है, ऐसे करके इसमें है। तो यानी यहाँ पर क्या कर देंगे, इस कल्टी में लगा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और जो यहाँ पर आर, इस कंडीशन में ये भी क्या है, नियतांक है, मगर इसको हम लोग यहाँ पर प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, धारा को रोकने, धारा को प्रवाहित होने की जो क्षमता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो ये अलग चैप्टर है, इसी के आगे का ये चैप्टर है। तो हम इसके बारे में हम लोग उस टाइम अध्ययन करेंगे, आपको हवड़ाना बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार में जब हम ग्राफ बनाते थे ना, जब हम इसको ग्राफ बनाते थे, मान लो हम यहाँ पे आर का मान निकाल रहे हैं तो V बाई में I लिखते थे। अरे हाँ है ना। तो जब हम ग्राफ बनाते थे, मेरे प्यारे बच्चों बारीकी से समझ लीजिएगा, जब हम ग्राफ बनाते थे तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको हम नीचे करते थे और यहाँ पर ये आपका V हो जाता था ऊपर वाला, ठीक है ना। तो जो यहाँ से जो लाइन जाती थी वही हमारा क्या था, आर था। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो इस कंडीशन में जो ये है ना, ये थीटा, ये वाला जो थीटा है ना, यहाँ पर ये वाला मान, यही कंडीशन जो है आपका tan में, मतलब अगर इसको मान लीजिए tan में रख दिया जाए तो यही हमारा आर कहलाता था। बड़ी बारीकी से आपको समझना है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पर जो कंसेप्ट अगर मैं रख दूँ और इसको मैं V से दिखाऊँ, इसको मैं I से दिखाऊँ, तो ये कभी ना समझना कि ये हमारा जो है वो आर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
तो आर आपका यहाँ पर छिपा हुआ है थीटा में। अगर हम इसको tan पर रख देंगे तो ये हमारा आर बन जाएगा। समझ में आ गया ना। तो कंसेप्टली यहाँ पर भी है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इसे आप ठंडे दिमाग से आराम से समझे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगा मेरा फ़ोन आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर इसको कंसेप्टली में और बारीकी से समझना चाहेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है, घबराना नहीं चाहिए। मैं ये बताने के लिए मैं इसलिए मैं पहुँचा हूँ ताकि अगर आप ये बारीकी से समझे रहेंगे तो ये भी समझ लेंगे। तो कभी भी जब आप अध्ययन करें ना तो जोड़ करके अध्ययन करें, इसका संबंध कहाँ कहाँ हो रहा है, तो आप जो है गलती नहीं करेंगे। एक संबंध अगर आपको समझ में आ जाता है तो उसका रिलेशन दूसरे से संबंध में है, तो आप वहाँ से अगर आप समझ लेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर ये 25 में वोल्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए यहाँ पर ये 5 में एम्पियर धारा। अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पर थीटा लगाएंगे और तुरंत यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा। तो tan थीटा क्या कहता है, लंबे बट्टे में आधार, तो क्या बन जाएगा 25 बट्टे में 5, तो काट देंगे, क्या बन जाएगा 5 ओम। क्या बन जाएगा 5 ओम। यानी ये जो इसका मान है वो 5 ओम का है, यानी आर का मान कितना है, वो 5 ओम का है। तो ये संबंध यही इसमें भी है, मेरी बारीकी से आप बात को समझिएगा। तो जब हम यहाँ से सी का मान निकाल रहे थे, धारिता के हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो हमने समझाया इसीलिए ताकि आप वहाँ पर आगे समझ लें। अभी हम बताएंगे इसको हम उल्टा ग्राफ बना देंगे तो क्या दिक्कत होगा। वो गलतियाँ नहीं हैं माने तो, लेकिन कहा जाता है ना कि नियम से विरुद्ध चलने से थोड़ी सी आपको एडवांस दिमाग लगाना पड़ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर, जब हम नियम के विरुद्ध चलेंगे तो थोड़ी सी आपको अलग से दिमाग लगाना पड़ जाएगा, तभी आपका वह कॉन्सेप्ट सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, धारिता के बारे में। तो धारिता क्या कहता है, यहाँ पर C = में, देखो मैंने C = में निकालूंगा तो Q/I में भी आ जाएगा। चलो हम इसको अच्छे से बताते हैं, पूरा बोर्ड साफ करके। तो यहाँ पर हमने अभी भी अध्ययन किया है कि Q जो होता है समानुपाती होता है V से। अगर हम आवेश का मान बढ़ाएंगे तो वहाँ पर विभव का मान बढ़ेगा। तो फिर Q = हो जाएगा C × में V। फिर यहाँ से आप निकाल सकते हैं C बराबर में Q/में V। अरे हाँ है ना, ये मैं समझने के लिए किया हूँ, अर्थात लिख सकते हैं आप Q/में V। तो ये आपका धारिता है, क्या है ये आपका, ये धारिता, ठीक है ना। चलिए, ये धारिता है। तो अब इसका जब मात्रक लिखेंगे ना, जब हम इसके थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं अच्छे से, तब हम लोग आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। मात्रक हम आपके पास 2 बताऊंगा। पहला मैं बताऊंगा एम्पियर्स वाला, बहुत लोग एम्पियर्स का मतलब नहीं जानते। एक बताऊंगा मैं सीजीएस वाला, ठीक है ना। आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। एम्पियर्स अगर सीजीएस नहीं जानते हैं तो आपको पढ़ना होगा बहुत, तब आपके पास कम नॉलेज है। तो एम्पियर्स क्या होगा यहाँ पर, ये इसका मात्रक क्या लिखेंगे अभी बताइए। C बराबर में क्या लिखेंगे, Q/I में V। इसका मात्रक क्या आ जाएगा, कूलाम, और नीचे क्या आ जाएगा, वोल्ट। बाबू लोग इसका मतलब ये आपका V है ना, तो V का मतलब क्या है यहाँ पर, ये वोल्ट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो यानी वोल्ट अपान में कूलाम, इसी को बोलते हैं फैराडे। क्या बोलते हैं, फैरड या फैरड बोलते हैं, यही आपको समझना है। तो यानी ये आपका यहाँ पर फैरड मात्रक यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम बात करूँ यहाँ से इसका बीमी सूत्र के बारे में, तो आपको वो भी आपको जानना है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो पहली बात तो यहाँ पर बीमी सूत्र के बारे में बता दूँ। तो बीमी सूत्र यहाँ पर देखेंगे, आवेश है ना, तो आवेश का क्या कहता है, धारा गुणे में समय। समय कितना होता है, 30 होता है। नीचे है वोल्ट। आप याद करिए वोल्ट बराबर मैंने क्या बताया था, मैंने जब बताया था V बराबर में इतना आवेश पर लगा हुआ बल, बताया था नहीं बताया था। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर इसका मौजूदगी हालत में काम करेगा। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये न्यूटन हो जाएगा पर कूलाम हो जाएगा। अरे हाँ है ना, न्यूटन पर कूलाम। तो अच्छी बात तो ये है कि वहाँ पर न्यूटन पर कूलाम लिखने में वो आपका कट जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये कटेगा नहीं बल्कि ऊपर चला जाएगा, ध्यान में, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये न्यूटन का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण, यानी द्रव्यमान गुणे में त्वरण। त्वरण का क्या होता है, AL पर मतलब ये L T पर -2।
आवेश का क्या हो जाएगा, ए इंटू में टी। अरे हाँ है ना। अब यही आप यहाँ पर रख देंगे नीचे वाले में। भाई ये वोल्टेज है तो वोल्टेज के मात्रा में क्या कहता है, बल्ब बत्ती में आवेश, यानी वो ये आप समझ रहे होंगे। इसका मात्रा क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। त्वरण है, फिर बट्टे में आवेश, इसको सबसे ऊपर कर दीजिए, इसको यहीं रहने दीजिएगा अभी फिलहाल में। तो ये क्या बन जाएगा, ये आप देखेंगे एक का स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिएगा, नीचे क्या है यहाँ पर, ये एम एल टी पर माइनस में 2 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। अब आप इसको एक साथ लिखने की कोशिश करिए, मल्टा कर लीजिए यहाँ पर, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। इसको ऊपर करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। एल यहाँ पर भी ऊपर नहीं है, नीचे सिर्फ है तो माइनस में 1 हो जाएगा। टी देखेंगे यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, आप ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा। बोलिए हाँ है ना। जैसे ही प्लस बन जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब 4 बन जाएगा। यहाँ पर क्या है आप देखेंगे, यहाँ पर ये केवल अकेले में 2 है, यहाँ पर लिख देंगे केवल में 2 लिख देंगे। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, इसका मान ये विमीय क्षेत्र ये हो गया। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति का हम लोग मात्रक को देख लेते हैं। तो मेरा मात्रक क्या कहता है, सी इज इक्वल टू में आवेश, मतलब ये धारा आवेश बट्टे में विभव। तो इसका जो मात्रक है आप जानते होंगे, क्या लिखा जाता है, स्टेट कूलम। क्या लिखा जाता था, स्टेट कूलम। और नीचे क्या लिखा जाता था, स्टेट में वोल्ट। अरे हाँ है ना। तो इसको ये भी मिल के क्या बन जाएगा, स्टेट में क्या बन जाएगा, फैरेड बन जाएगा। अरे हाँ है ना। ये इसका मात्रक हो गया, ये सीजीएस पद्धति में सी का। अरे हाँ है ना, स्टेट फैरेड। मान क्या होगा ये भी हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। एक ही बात मैं बता रहा हूँ, आप बारीकी से याद रखेंगे, नोट करते रहिए, समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं बात करूँ, एक मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि एक कूलाम में आपको पता होना चाहिए कि 3 इंटू में 10 पर पावर में 9 स्टेट में कूलाम होता है। फिर मैं बताया था कि एक वोल्ट में 1/300 स्टेट में वोल्ट होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर एक कूलाम में, जैसे मान लीजिए हमको सीजीएस पद्धति में बदलना है, तो आपका मात्रक पहली बात तो क्या है, क्यू बाई, यहाँ पर ये भी है। यहाँ पर मात्रक में क्या रखेंगे, ऊपर में 3 इंटू में 10 पर पावर में 9। फिर नीचे क्या था, 1/300 स्टेट में वोल्ट, फैरेड। ठीक है ना। अब देखेंगे 9 यानी ऊपर भी चला जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, यही ये 3 ऊपर गुणा हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये। तो ये आपका हो जाएगा स्टेट में फैरेड। अरे हाँ है ना। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार इसकी ऐड हो जाएगा, तो यानी 9 के बाद 10 11 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। बात करूँगा 9 गुणे में 10 पर पावर में 11 स्टेट फैरेड हो जाएगा। तो ये कितना बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 फैरेड बराबर। ठीक है ना, 1 फैरेड बराबर 9 इंटू 10 पर पावर 11 स्टेट फैरेड बनता है। आपको ये बातें याद होनी चाहिए। तो ठीक है, तो हम लोग मात्रक भी पढ़ लिए हैं और ये फार्मूला भी पढ़ रहे हैं, आधारिता क्या होता है ये भी हमने बता दिया है। अब हम लोग आते हैं इसे ग्राफ के बारे में समझते हैं, ग्राफ में क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बारीकी से समझ लेते हैं। तब जा कर के कुछ हम नियम को पढ़ते हैं, उसके बाद तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, और इसी न्यूमेरिकल के आधार पर जितनी कंसेप्ट बन सकते हैं वो सब भी हम लोग अध्ययन करते हैं। आते हैं पॉइंट पर, अगले पॉइंट हम उसी ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं जो मैंने ग्राफ अभी बताया रखा था। उस ग्राफ को बारीकी से समझ लेते हैं, फिर हम लोग नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जो मेरा कंसेप्ट क्या है, मैंने धारिता के बारे में बता रहा था, सी इज इक्वल टू में क्यू बाई में भी बता रहे थे ना। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि जब इसको हम देखेंगे यहाँ पर मेन कंसेप्ट में मान को धारे फिगर में, ग्राफ में, तो थोड़ा ये ऊपर हो गया, ये नीचे की तरफ है तो इसको आप मानेंगे भी, ऊपर की तरफ है इसको मानेंगे आप क्यू। तो जो इसका रिजल्टेंट जाएगा ये हो जाएगा सी। तो रिजल्टेंट का मान यही है आपका थीटा है, जो कि बारीकी में बात करूँ तो ये आपका कहेगा टेन थीटा इज इक्वल टू में सी। अरे हाँ है ना। तो अगर आप गलती से क्या करते हैं, अगर आप गलती से इसको आप नीचे कर देते हैं
मतलब क्यू को अगर आप नीचे कर देते हैं और इसको भी को उधर कर देते हैं, तो ये जो थीटा एंगल है ना, वो आपका क्यू के साथ बनाने लगेगा, क्यू के साथ बनाने लगेगा। तब हमारा जो ये जो कंसेप्ट है वो आपका टेन थीटा नहीं, तब क्या हो जाएगा ये, तब इसको हम बोलेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू में फैराडे। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर है। अगर और बारीकी से समझा जाए तो अगर एक क्यू के साथ में बनने लगेगा तो हम टेन थीटा को नहीं ले सकते, तब हम कॉट को लेंगे। अगर हम टेन को लेने रहेगा, अगर मान लीजिए टेन को अगर हम लेना भी चाह रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में तब हम 1 में टेन थीटा इज इक्वल टू में तब हम सी बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी टेन थीटा इज इक्वल टू में 1 में टेन तो होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू में 1/10 तो होता है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं टेन में थीटा, सॉरी, अगर आप चाहेंगे तो वहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू में सी। अरे हाँ ना, तो ठीक है। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ से, मान लीजिए कोई ग्राफ दे दिया और कह देता है यहाँ से ये 20 फैरड है और यहाँ पर 10 फैरड 10 जो है वोल्ट है। तो यहाँ पर जो धारिता का मान जांच करिए, सी का मान जांच करिए, तो बहुत सारे सी का मान इसको जांच करने लगेंगे, तो जो कि गलत हो जाएगा। सी का मान यहाँ पर छिपा हुआ है, वोल्ट के साथ रहेगा तो हम लिख देंगे डायरेक्ट में टेन थीटा इज इक्वल टू सी। तो टेन थीटा का मान क्या कहता है, लंब बटे में आधार। तो ये हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका ये इंटर, कट जाने के बाद कितना आ जाएगा 2 फैरड आ जाएगा, जो यहाँ का मान आ जाएगा 2 फैरड। यहाँ से आपका कंसेप्टली 1 नंबर 2 नंबर का अगर आप बना सकता है क्वेश्चन, आपको घबराना नहीं है। तो ये बात हम लोग समझ रहे हैं। इसके बाद तब हम लोग देखते हैं इसमें और भी क्या है क्या नहीं, इसकी बारीकी से हम लोग अब समझते हैं। आगे आते हैं पॉइंट की तरफ, आते हैं हम लोग नए कंसेप्ट की तरफ। हम लोग देखेंगे धारिता का मान याद करेंगे, एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, कहाँ का मान क्या होता है ये बारीकी से हम लोग समझते हैं। जैसे विलगित गोली चालक धारिता हम लोग याद करते हैं, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर ये विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो मेन इसमें बेसिक कंसेप्ट को समझें क्या हो सकता है, फिगर इसका क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कभी भी एक बात आपको याद रखना है, समझना है। अगर हम किसी वस्तु को हम आवेशित कर देते हैं तो जो इसका आवेशित जो चार्ज है, जो इसका आवेशित जो पॉइंट है, वो सतह पर होता है। उस सतह पर अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ये चार्ज है, इसको मैंने चार्ज कर दिया है, या इसको मैं इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया है, तो जितनी भी इसमें जो कमी है, जिसमें कण इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो जैसे आवेशित सतह हो जाएंगे, जो वो सतह पर आ जाएंगे, ठीक है ना। वो मतलब ही अंदर की तरफ नहीं रहेंगे, वो सब यहाँ रहेंगे, वो सतह पर, वो सतह पर ही वो ढूंढेंगे, पता करेंगे। हम जैसे उनको मिलेगा तो अपना लेकर किनारे हो जाएंगे, वो अंदर नहीं रहते हैं। अगर वो सतह पर रहेगा तभी तो काम चलेगा। यानी अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई गोली है, यहाँ पर कोई गोली चालक है, तो इसके सतह पर क्या आ जाएंगे, आवेशित मान लीजिए कर देते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से स्मॉल आर त्रिज्या का है, बात को समझिएगा। अगर यहाँ पर ये आवेशित मान लीजिए, यहाँ पर प्लस में क्यू आवेशित है और इसकी आर त्रिज्या की दूरी पर हमको विभव या धारिता ज्ञात करना है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम विभव देखेंगे। पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि धारिता ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे क्या है, क्यू इक्वल टू में क्यू बाई में भी। तो यहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपसे फार्मूला बताया था, तो विभव भी इक्वल टू में 1/4π² इंटू में क्यू अपान में दूरी कितना, आवेश से दूरी कितना है, आर दूरी पर है, तो आप लिख लेंगे आर। तो यही मेरा धारिता का फार्मूला है, और ये क्यू है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्यू रखेंगे, तो यहाँ पर भी का मान क्या कर देंगे, रख देंगे। देखिए बारीकी से समझिए, फार्मूला है धारिता ज्ञात करने का, मैंने समझाया है, मैंने यही फार्मूला समझाया है, लेकिन हमको इसी आवेश से आर दूरी पर हमको यहाँ पर विभव ज्ञात करना पड़ेगा। तो विभव ज्ञात करने के लिए फार्मूला तो नहीं निकल गया है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए। तो जैसे ही रखेंगे तो आप क्यू बराबर में क्यू बटे में क्या हो जाएगा, 1/4π² इंटू में क्यू अपान में आर। देखेंगे दोनों बट्टे में है ना, तो इसे धीरे से क्या करेंगे, काट देंगे। ये टोटल पार्ट नीचे वाला क्या कर देंगे, ऊपर चला जाएगा। इसको बोल देंगे हम लोग 4π² इंटू में यहाँ पर जाएगा आर। तो बाबू लोग ये बात तो पक्का चल गया, पता चल गया कि यहाँ का जो धारिता है, जो सतह का जो धारिता है,
वो सी इज इक्वल टू में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में आर। यानी बाबू लोग ये तो बात पक्का हो गई कि जो धारिता होती है ये तो मान लीजिए नियतांक है, ये तो मान लीजिए फिक्स है, ये मतलब ये नियतांक है ना, ये चेंज नहीं होगा। तो किस पर निर्भर कर रहा है? आर पर। यानी हम बोल सकते हैं जो धारिता है वो आर पर निर्भर करेगा। ठीक समझ में आ गया ना। अगर आर बढ़ाएंगे धारिता बढ़ेगा, आर घटाएंगे धारिता घटेगा। यानी बड़े चालक की धारिता क्या होती है? अधिक होती है, और छोटे चालक की धारिता क्या होती है? कम होती है। बस इतनी बात आपको यहाँ से पता चल गया। तो यहाँ से देखेंगे कि जो ये फार्मूला जो आया है, यानी ये इतना ही के बराबर है ना, ये इतना ही के बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया था वही फार्मूला। अब हम लोग इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें है क्या 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 नहीं है, इसके और हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो आते हैं हम लोग उसी कंसेप्ट की तरफ, ध्यान दीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर कंसेप्ट को समझेंगे कि अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, हमारे यहाँ पर ग्राफ होता है, तो यहाँ पर ग्राफ क्या कहेगा कि आवेश को बढ़ाने पर ये तो आप नॉर्मल बातें हैं, ये बढ़ाने पर भी घटेगा, अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, ये त्रिज्या घटाएंगे तो ये भी घटेगा, इसी पर समानुपाती पर ये चलता है। तो ठीक है, यानी इसका मतलब ये आपका ये इस पर ही वैल्यू करेंगे, मतलब ये आर यहाँ पर जाएगा सी, यही आपका ग्राफ हो जाएगा। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो अब हम आते हैं उसके और अध्ययन करते हैं, मात्रक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर लिखा गया सी इज इक्वल टू में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में आपका है आर। तो बाबू लोग एक बात तो पक्का हो गया है कि हम सभी जानते हैं कि 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है, मान होता है 10 इंटू में 10 पावर में 9। इसका आप लोग मात्रक पढ़े होंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप ये फार्मूला जानते होंगे। तो जब हम इसको पूरे को अपोजिट कर देंगे, मतलब इसको इन्वर्स में कर देंगे, यानी ये बट्टे में 1 मान लीजिए इसको, और जब इसे अपोजिट कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट अपान में 1 इज इक्वल टू 1 अपान में 9 इंटू में 10 पर पावर में 9। तो ये भी अपोजिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर, यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी अपोजिट हो जाएगा, ठीक ना। या बारीकी से आप बात समझ रहे होंगे, हाँ है ना। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नियतांक है, ये यहाँ पर क्या है 4 पाई जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में ये 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है। तो एक्चुअली में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट का ही मात्रक यही है, यानी यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, जो आप देखेंगे क्या मिला है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलिए हाँ है ना, इसका मात्रक क्या मिला, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे हाँ है ना। तो जब ये कूलम मतलब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका ये मात्रक तो हो गया, ये बारीकी से तो मात्रक निकल गया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से भी हम इसका मात्रक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब यहाँ से आप इसका मात्रक निकालेंगे तो आपका क्या मात्रक निकल जाएगा, आप इसको यहीं रहने दीजिए, बाकी इसको इधर कर दीजिए। तो सी बट्टे में आर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट। अब आप बताएंगे कि इसका मात्रक 4 पाई का तो नहीं होता है, ये एक अपना नियतांक है, तो यानी इसी का मात्रक इसका मात्रक के बराबर है। तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 4 पाई, इसका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा सी बाई में आर, इसका जो मात्रक हो जाएगा फैरड, और इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर। बाबू इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से भी एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो फैरड पर मीटर भी होगा। बाबू यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो आप एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आप निकाले हैं, यहाँ से भी एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है, यहाँ से आप देखेंगे कि आप कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैरड मीटर दोनों ही क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। मैं आपको यही बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ बारीकी से। तो ठीक है, तो यानी आप यहाँ से कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि एप्सिलॉन नॉट का जो परावर्तितांक है उसका मात्रक पूछेगा, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि परावर्तितांक का मात्रक जो है, चालक का परावर्तितांक का मात्रक जो है फैरड पर मीटर भी होता है। तो आपको यही तकनीक लगा करके उसको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये बात बारीकी से समझ गए होंगे। मैं यहाँ पर जो भी बातें बता रहा हूँ उसको उम्मीद है कि आप नोट कर रहे होंगे, आप इसको नोट करिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल कंसेप्ट, न्यूमेरिकल क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, और भी क्या इसमें कंसेप्ट को हैं, इसको हम लोग और बारीकी से समझते हैं। इसको साफ करने के बाद आते हैं पॉइंट पर। कभी कभी ऐसा कंसेप्ट बीच में आ जाता है
कि अगर किसी चालक को स्पाइरल आर परावर्तितांक वाले माध्यम में अगर उसको रख दिया जाता है तो चालक का जो धारिता है वो आपको बताना होगा। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, मान लीजिए जो हमने पढ़ा है अभी यहाँ पर जो कंसेप्ट है, यहाँ पर प्लस में आवेशित चालक है, ठीक है ना। तो इसका हमने धारिता, हमारे यहाँ पर आर त्रिज्या का है, इसका जो धारिता हम पढ़े हैं सी बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में आर। अरे हाँ है ना, 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट मैं साफ से लिखता हूँ 4 पाई इंटू में आर, ठीक है ना। तो आपका इसका धारिता यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अगर हम इसको मान लीजिए परावर्तांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, इसको आर त्रिज्या को परावर्तांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका एप्सिलॉन आर जो माध्यम हो जाएगा, तब इसका जो हो जाएगा धारिता अंदर भी वर्त, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रखेंगे सी इज इक्वल टू में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट, और फिर यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन में आर इंटू में आर, त्रिज्या तो आर ही है। तो ये कंडीशन आपको 2 मान लेंगे। तो इन्हीं दोनों का मुझे क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात करने का मतलब क्या है, वैसे आप बट्टे में कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, इसका सर ये माध्यम का है ना, तो इसका परावर्तांक तो चेंज हो जाएगा, तो आपकी CM लिख देंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो इसका माध्यम है, इसका समीकरण नंबर 1 बात की जाए, वह समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर भाग दीजिए, चाहे 1 अपान में कर दीजिए, सी अपान में तो क्या आ जाएगा CM, यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट, यहाँ पर हो जाएगा आर अपान। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में फिर आप एप्सिलॉन में आर, फिर आप आर। इसका जो काट पा रहे हैं तो काट दीजिए, ठीक है ना, जो आप काट पा रहे हैं काट दीजिए। तो यहाँ आप बारीकी से देखेंगे, तो सी अपान में एप्सिलॉन में सी अपान में सी मीडियम, इसका आप यम मान लीजिए, मतलब सी माध्यम वाले का धारिता आप इक्वल टू, ऊपर के साइड में क्या बचा है, ऊपर के साइड में कुछ भी नहीं बचा है, 1 अपान में यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन में आर। तो बहुत अच्छी बात है, यही आपको इसमें समझने वाली बात है। अगर आपको ये याद रहता है तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। अब ये कैसे याद होगा मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम वायु तथा निर्वात की धारिता 1 माने तो क्या बोलेंगे, वायु की तरफ में 1 फिर बट्टे मीडियम वाले की तरफ यहाँ पर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन में आर। बस यही आपको समझना है, इसका फिर याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कंसेप्ट ये कहता है कि आप इसको यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो सी इंटू में ये हो जाएगा एप्सिलॉन में आर, और इसको आप यहाँ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सी में, अरे हाँ है ना। तो ये आपके लिए आंसर आ जाएगा। तो 2 माइक्रोफैरड का कूलाम उसमें रख दिया जाता है, तो माध्यम में उसका पराधारिता क्या होगा, आपको ये याद करना है। तो यानी अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मान लीजिए जो परावर्तांक मान लीजिए 2 हो गया है, और इसका जो पहले से मान लीजिए दे रखा है 4 फैरड दे रखा है, तो इन दोनों को जब गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8 फैरड, वो माध्यम में इसका धारिता आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, तो कभी कभी ये 1 या 2 नंबर का आ जाता है, 1 नंबर का भी आ सकता है, बहुविकल्पी में आ जाएगा, चाहे 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो आपको मानोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा जब आप नहीं पढ़े रहोगे बारीकी से। तो इन दोनों का गुणनफल ही इसका आंसर है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अब मात्रक के बारे में और कुछ समझ लेते हैं, आते हैं इसी कंसेप्ट में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक मान लीजिए यहाँ पर बताया था मैंने सी इज इक्वल टू में क्यू बाई में, यहाँ पर बताया था मैंने यहाँ पर ये भी, तो यहाँ पर था कूलाम पर में वोल्ट इज इक्वल टू में 1 फैरड बताया था ना। तो फैरड में आप देखोगे यहाँ पर कि 1 फैरड में होता है, आप मैं बताना चाहूँगा कि 1 माइक्रो फैरड में होता है 10⁻⁻6 फैरड। अरे हाँ है ना, आपको ये बातें याद होनी चाहिए। और यहाँ पर जो हो जाएगा, यही बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम 2 माइक्रो फैरड 2 बार में रख देते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ कि 1 पिको फैरड में क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए 1 पिको फैरड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 माइक्रो फैरड आ जाएगा, मतलब 1 माइक्रो फैरड का फिर माइक्रो फैरड। अगर इसका भी देखा जाए 10⁻⁻6 है, तो इसका भी देखा जाए 10⁻⁻6 है, तो इन दोनों को मिला देने के बाद हो जाता 10⁻⁻12 फैरड। अरे हाँ है ना, तो 1 पिको फैरड में क्या होता है 10⁻⁻12 फैरड। तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो धारिता का बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या है, यानी सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैरड ही है, ठीक ना, फैरड ही है। तो ये जितनी भी है ये पिको फैरड माइक्रो फैरड सब छोटा मात्रक है। तो नहीं, बड़ा मात्रक क्या है इसका धारिता का, फैरड ही है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी हाँ,
तो आपको ये बातें आपको समझ में आ गई होगी और फार्मूला भी कुछ समझ लिए होंगे। अब हम आते हैं अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल की तरफ। क्या है न्यूमेरिकल, कैसे पूछता, आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, और ये क्वेश्चन भी माने तो क्वेश्चन है, लेकिन अगर माने तो इसको याद भी रखना चाहिए। ये पृथ्वी का धारिता पूछना चाह रहा था। पृथ्वी का धारिता कितना होगा? 711 माइक्रोफैरड होता है। आपको ये बात याद होनी चाहिए, मगर हम इसको जांच करने जाते हैं। यहाँ पर दिया है कि पृथ्वी को गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना करिए, जबकि त्रिज्या तो 6400 जो होता है किलोमीटर होता है, चाहे 100 किलोमीटर तो होता है, इसमें आपको मीटर में कन्वर्ट आपको कर देना है, ठीक ना। तो आप देखोगे, आप यहाँ पर जो है पृथ्वी की धारिता आपको याद करना है। मान लीजिए यहाँ पर ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की यहाँ पर त्रिज्या जो है r है, आज इसका मान दे रखा है 6400 किलोमीटर। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा ये 6, मतलब सॉरी, यहाँ पर लिखोगे आप 6400 और गुणे में कर दोगे आप 1000, तो क्या हो जाएगा? ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मीटर में और अच्छे से लिखने के लिए क्या करोगे? 1 2 3, यहाँ पर 4 5 यानी 5 जीरो है, यहाँ पर लिख सकते हो 64 जीरो में 10 पर पावर में 5, अरे हाँ है ना, 10 पर पावर में 5 मीटर में हो जाएगा, अरे हाँ है ना। अब आपको मैं फार्मूला क्या बताता, धारिता इक्वल में क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में ये हो जाएगा r, यही तो होता है फार्मूला। तो इसका जो फार्मूला क्या कहेगा 1/9 इंटू में 10 पर पावर में 9, फिर इंटू इसका जो मान है कितना है 64 गुणे में 10 पर पावर में यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका ये आपका फैरड में आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखोगे यहाँ पर ये 5 बार है, नीचे 9 बार है, तो नीचे वाला अधिक है, कितना बार अधिक है 4 बार, तो 10 पर पावर में क्या बन जाएगा 4। अब इसको आप देखोगे दोनों को एक साथ लिख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 64/9, फिर गुणे में इसको भी आप ऊपर कर सकते हैं 10 पर पावर में -4, यहाँ पर आप लिख देंगे फैरड, अरे हाँ है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को यहाँ पर भाग दे दीजिए, अच्छा रहेगा। भाग देने के बाद क्या आ जाता है 9 से भाग देना है 64 में, यहाँ पर हो जाएगा 64। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 9 सत्ते 63 है, 1,0.019 फिर 1 फिर 1, यहाँ पर 0 लगा के 9 फिर खत्म, यानी 711। कितना बाबू लोग हो जाएगा 711। तो आप लिखेंगे 7.1 गुणे में 10 पर पावर में -4 फैरड। तो बाबू लोग यहाँ से आप ना 2 निकालो, यहाँ से 2 बार, मतलब इसको और एडवांस करो, अच्छा है इसमें 100 का गुणा कर दो ऊपर नीचे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 100 बार गुणा कर दिया, ऊपर नीचे 100 का मैंने गुणा कर दिया। तो जैसे 100 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ये 711। आइए देखो नीचे है 10, इसको आप क्या लिख सकते हो 10 पर पावर 2 लिख सकते हो, ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 10 पर पावर में -4 पहले से है, तो ये भी हो जाएगा 10 पर पावर में -2, आई हो जाएगा फैरड। अब ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा 10 पर पावर -6, तो बाबू लोग यहाँ पर 711 हो जाएगा, फिर गुणे में 10 पर पावर -6 हो जाएगा, फैरड हो जाएगा। अब इसी को क्या लिख सकते हो 711 में माइक्रो में फैरड लिख सकते हो, यानी बाबू लोग ये पृथ्वी की जो धारिता है वो 711 में माइक्रो में फैरड है। ये आपका आंसर मैं आपको दे दिया। तो ये इसको आपको याद होनी चाहिए, पृथ्वी का धारिता क्या होता है 711 माइक्रो फैरड, माइक्रो इज इक्वल टू में 10 पर पावर -6 फैरड, ठीक है ना। इतना जाना, मीटर अगर मीटर, लेकिन यहाँ पर मीटर की बात नहीं फैरड की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप ये बात समझ गए होंगे कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसकी जो धारिता है, जो इसकी कैपेसिटर है, आपकी क्या हो जाएगी 711 माइक्रो में फैरड। ये आपको याद होनी चाहिए, आपका आंसर यहाँ पर ये पूछता है बहुविकल्पी में भी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम लोग आते हैं कल से बेसिक कंसेप्ट को और आगे बढ़ के और न्यूमेरिकल लगाएंगे, और आपका ये भी खत्म हो जाएगा। मात्र 3 या 4-5 वीडियो बहुत ज़्यादा है, 3 वीडियो बहुत ज़्यादा है, 3-4 मतलब मेरा मानना है कि एक सप्ताह में आप जो है एक चैप्टर को ख़त्म कर ही देना है, ठीक है ना। तो आते हैं आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, ये पढ़ने के बाद आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, इतना मेहनत करके बनाते हैं आप ही लोगों के लिए, किसी और के लिए नहीं। आप इसे लाइक ज़रूर करें, अगर आप पढ़ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के पास सेंड भी करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।